Hey guys, welcome back. So this is part 5 of analyzing power transmission and distribution sector. इस सेक्टर में हमने पहले ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरर्स को देखा था पूरे आई थिंक पहले जो 3 पार्ट्स थे उसमें लास्ट पार्ट में हमने जेबी लैमिनेशंस विलास ट्रांसकोर जो कि सीआरजीओ कोर्स बनाते हैं फॉर दीज ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरर्स उनको एंड उसके अलावा हमने डिवाइन पावर को देखा था जो कि वो जो कॉपर वायर्स होती हैं जो आप ट्रांसफॉर्मर्स में यूज करते हो कोर के अराउंड जो वाइंडिंग्स होती हैं वो बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेट ऑफ इसमें कंपनीज आती हैं वो आती हैं सबसे पहले तो वायर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे डीसीजी हो गया, डायनेमिक हो गया, डेल्टॉन केबल्स हो गया, ठीक है। ये कंपनीज क्या करती हैं तो जो आप जो ट्रांसमिशन लाइंस देखते हो चाहे वो जब आप सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हो उसके बीच में बड़े बड़े टावर्स के थ्रू होते हुए जा रही है, चाहे वो लाइन है, चाहे आप अपने सिटी के सब स्टेशन से देखो, चाहे आप नॉर्मल जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस हैं जो कैरी करती हैं आपका लोकेलिटी में आप वो देखो तो वो सब वो सारे प्रोडक्ट्स इनमें आते हैं। सबका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें बस हर कंपनी का फोकस थोड़े अलग अलग सेक्टर्स पे तो हम पहले समझ लेते हैं कि वायर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो केबल टाइप्स जो हैं वो लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस हैं। ये आप मान लो कि ये 4 टाइप की वायर्स हैं। आई थिंक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनके खुद के मीनिंग्स नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सी वायर का फंक्शन क्या है। फिर भी लाइक जो हाई वायर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो वायर्स हैं वो आपकी जब आप पावर जहाँ से जनरेट करते हो वहाँ से स्टेप अप करते हो ट्रांसफार्मर से, राइट, उसकी वोल्टेज तो वहाँ से लेके वो आती है सिटी तक, और जब वो सिटी तक आएगी तो आपको उसकी वोल्टेज क्योंकि स्टेप अप हुई पड़ी है तो वोल्टेज ज़्यादा है तो वो हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स है, फिर आपकी सिटी के सब स्टेशन पे जाएगी, वहाँ से हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज लाइन्स जाएंगी आपकी इंडस्ट्री साइड पे या रेजिडेंशियल एरिया में, वहां पे लो वोल्टेज लाइंस फिर आगे शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा लाइक इनका जो मतलब यूज केस है आप रेलवेज में भी बहुत ज़्यादा पाओगे, टेलीकॉम में भी बहुत ज़्यादा पाओगे, तो जहाँ पे भी वायर्स यूज होती हैं वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स लग सकते हैं। इसके अलावा जो वायर्स हैं वो आई थिंक वो ट्रांसफार्मर के लिए जो कोर में जो वायर्स हैं बनती हैं, जो स्ट्राइप्स और वायर्स, दो चीज़ें जो हमने देखी थी डीपीएल, वो डीपीएल के पोर्टफोलियो में। बाकी सारा ये डीसीजी, डायनेमिक और डेल्टॉन में है। पहले हम टच करेंगे डेल्टॉन पे, इसको डेप्थ में एनालाइज किया। जो डीसीजी और डायनेमिक है उनको इतना डेप्थ में एनालाइज नहीं किया है, उसका भी रीजन है। डेल्टॉन केबल पे जाते हैं, मार्केट कैप 900 करोड़ है, चेंज हो गया हो सकता है क्योंकि बहुत देर से अपर सर्किट खा रहा है। सेल्स इन Q2 94% से इंक्रीज हुई ऑन ईयर लेवल। ये फिगर Q1 के लिए 106% था, तो Q1 में 106% एंड देन Q2 में 94%, इनक्रेडिबल ग्रोथ यहाँ पे। पैट इन Q2 155% से बढ़ा ऑन ईयर लेवल, Q1 में ये 138% से बढ़ा था, एंड EPS इन Q2 155% से बढ़ा, एंड यही फिगर Q1 में 140% था, ठीक है। एबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो इस बार 6% था, Q2 ऑफ FY24 में 9.1% था, पैट मार्जिन 4.8% वर्सेज 3.7%, तो ये था, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं। बिजनेस मॉडल क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये स्पेशलाइज करते हैं एलवी जो आपकी केबल्स हैं उनमें, लो वोल्टेज केबल्स में, उनका पे इस लाइन पे सेगमेंट पे फोकस भी बहुत है और वो लाइक उनकी स्पेशलिटी भी है। दे आर इनटू हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे रेलवे का ईपीसी हो गया, टेलीकॉम का ईपीसी हो गया, स्मार्ट मीटरिंग होगी वहाँ पर। फोकस अगेन इनका लो वोल्टेज लाइंस पे, B2B ही है ये बेसिकली। ये दूसरी कंपनीज को जो जैसे लेट्स से ईपीसी कंपनीज हैं जो आती हैं और मतलब जो प्रोजेक्ट्स ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो ये B2B क्लाइंट्स इनके पास हैं जैसे कि सीमेंस हो गया, अदानी हो गया, भेल हो गया, KEC हो गया, L&T, थर्मैक्स, इसरो एंड वबाग जो वाटेक वबाग है जो ऑस्ट्रियन कंपनी है, तो नाम बहुत अजीब है इसका, बट हाँ ये वाटर साइड में है। रेवेन्यू स्प्लिट जो है इनका H125 में प्रोजेक्ट केबल्स जो हैं जो EPC वगैरह में लगती हैं वो 40% पे हैं, रेलवे केबल्स 45% एंड अदर्स 15%, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनकी 76% पे है अभी। इनका जो एक्सपेंशन का जो क्राइटेरिया रहता है ना वो एसिड लाइट एक्सपेंशन है इनकी। लीज फैसिलिटीज लाइक इन्होंने एक फैसिलिटी लोन पे ली हुई है, उसके थ्रू जो है ये वहाँ पे अपनी एक्सपेंशन और कर सकते हैं अपनी मशीनरी लाके, तो वो एसिड लाइट एक्सपेंशन हो गया इनका।
क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब आपको एक नई फैक्ट्री बनानी है तो आपको सारा इंजीनियर करना पड़ता है, कि मेरा वेयर हाउस कितना बड़ा होगा, मेरा टूलिंग एरिया कितना बड़ा होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको आर्किटेक्ट करना पड़ता है उसको प्रॉपरली। बट इन्होंने ऑलरेडी एक लीज मतलब एक फैसिलिटी बनी हुई, इन्होंने लीज कर लिया, तो एक्सपेंशन आपका तेज से होगा और आपको उतना क्या कहते हैं, आपको इनपुट नहीं देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। मनी में आप अगर आप नई फैक्ट्री बनाओ तो आपको पूरा शुरू से ब्रिक्स वगैरह सब कुछ आपको करना है। यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई फैसिलिटी है, बट आपको लोन देना पड़ेगा, सॉरी रेंट देना पड़ेगा। तो ये है। इसके अलावा 2024 इनकी गाइडेंस है, 2024 में इन्होंने 400 करोड़ का रेवेन्यू किया था। 2030 में ये कह रहे हैं कि 2500 करोड़ का रेवेन्यू ही करेंगे। बहुत ही लॉन्ग टर्म एक इनकी गाइडेंस है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाउएवर 6 गाइडेंस और कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में तो एटलीस्ट बहुत अच्छा किया है। तो हाँ, क्या पता आगे जाके, अब जैसे स्काई गोल्ड था, राइट, तो स्काई गोल्ड ने 65,000 करोड़ की गाइडेंस दी थी फॉर FY27, आई थिंक 2-3 क्वार्टर पहले। उसके बाद उन्होंने उनको इंक्रीज कर दिया था 5,000 को 6,300 पे, तो काफी बड़ा जंप आया यहाँ पे, राइट। तो हो सकता है कंपनीज रिवाइज करें, क्योंकि अगेन ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म चीज है, जैसे अपसाइड हुआ ये डाउन साइड पे भी जा सकता है। तो ऑलवेज टेक ये जो लॉन्ग टर्म वाली गाइडेंस है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। हमें ब्लाइंडली मतलब मान नहीं लेना है इनकी बातों को, मैनेजमेंट की बातों को। हमें ट्रैक करना है कि क्या जो मैनेजमेंट बोल रही है वो कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज अ रेड फ्लैग, अगर वो कर पा रहे हैं गुड इनफ, ठीक है। अब स्प्लिट बाय वोल्टेज देखें तो इन्होंने बोला था लो वोल्टेज लाइंस में स्पेशलिटी है, वो 45% रेवेन्यू बनाता है, मीडियम वोल्टेज 15%, हाई वोल्टेज 30% एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 10%, ठीक है। तो हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से भी 40% रेवेन्यू है, बट इनका फोकस जो है वो लो वोल्टेज लाइंस पर है। दे आर सेटिंग अप एन एडिशनल प्लांट, 10 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट है, ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली है। 250 करोड़ का प्रपोज कैपेसिटी एडिशन होगा, इसमें लिखा था। बेसिकली उसका मतलब क्या है, कैपेसिटी एडिशन का मतलब है कि आप 250 करोड़ कैपेसिटी एडिशन का मतलब है कि इतना आप नए प्लांट से पैसा कमा सकते हो, तो 250 करोड़ का वहां से ये कमा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहते हैं, एक नया जो प्लांट था वो लगाया था और उसको अक्टूबर 26 को शुरू किया। ये ईपीसी सेक्टर के लिए ये आपका, और लीज्ड क्या कहते हैं, जो लीज्ड कैपेसिटी है जो इन्होंने पहले ली थी उसी को इन्होंने वो किया हुआ है, दे हैड एक्वायर्ड अर्लियर, उसी पे इन्होंने ये लगाया जिसकी हमने पहले बात की थी, जो एसेट लाइट एक्सपेंशन था। टोटल ऑर्डर बुक 30 सितंबर को इनकी 275 करोड़ थी, ठीक है। तो कंपनी जो है, अगर इसकी वैल्यूएशन एक्सरसाइज करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो। मैंने एक कंपनी जैसे डायनेमिक केबल्स है, मैंने उसको देखा, पैरामाउंट केबल्स को भी देखा, तो दोनों का जो ट्रेंड है, यूजुअली जो H2 का फिगर है वो 1.3 टाइम्स ऑफ H1 होता है। डेल्टॉन केबल्स के लिए 1.5 टाइम्स था। कुड भी की कंपनी बहुत फास्ट ग्रोइंग है, इस कारण ये, बट ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस आप 1.3 लेके देखो, उसका रेवेन्यू निकालो, पैट मार्जिन जो है आप उससे उसका EPS कैलकुलेट करो, फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करो और देखो। तो एसेंशली मैंने जो देखा है यहाँ पे कि 1.3 टाइम्स जो है H1 का रेवेन्यू जो है वो आपका H2 में होगा, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ योर फुल ईयर बिकम्स 2.3 टाइम्स ऑफ H1, ठीक है। तो दैट इज फॉर डेल्टॉन केबल्स। इसके अलावा हमने जो 2 कंपनीज बोली थी, DCG और डायनेमिक, तो DCG जो है रिसेंटली लिस्टेड फर्म है। इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है ऑन ईयर ऑन ईयर लेवल फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो H1 था वो डिसअपॉइंटिंग था। इनके बेसिकली गुजरात में ऑपरेट करते हैं, 3 इनके प्लांट थे, ये तीनों को एक जगह लेके आने लगे थे, शायद उस कारण आपका डिस्टर्ब हुआ वो ऑपरेशंस। कोई कॉल नहीं है, कुछ नहीं है, तो योर गेस इज एज गुड एज माइन यहाँ पे। फॉर डायनेमिक केबल्स उन्होंने 20% का ही गाइडेंस दिया है, और लेकिन उन्होंने Q2 में 50% का ग्रोथ किया था। Q1 एंड Q2 आप कंबाइन कर दो हाउएवर तो 33% का ग्रोथ है। और मैनेजमेंट से पूछा डू यू वांट टू रिवाइज द गाइडेंस, तो उन्होंने उस पर कुछ ज़्यादा बोला नहीं। दे सेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई गाइडेंस नहीं है, बट बातों ही बातों में उन्होंने बोला कि आप H2 को सिमिलर टू H1 या मतलब जो इंडस्ट्री ट्रेंड है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली जो 20% 25% का ग्रोथ है ये वो हिट करेंगे, ठीक है। ऐसा उनके डॉक्यूमेंट से मैंने इन्फर किया। तो ये था आपका वायर्स वाले एरिया पे। अब दूसरा जो है वो है EPC सेक्टर, जिसको हम एनालाइज करेंगे। तो इसमें मैंने PIGL, ज्योति स्ट्रक्चर, बेजल प्रोजेक्ट्स और विवियाना पार, इन सबको एनालाइज किया था इसमें। इनके अलावा भी 1-2 कंपनीज है, जैसे KC हो गया या टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, बट तब तक मेरा जो मन है वो इस बिजनेस मॉडल से भर चुका था कि मेरे को इस बिजनेस मॉडल में और नहीं जाना है। क्यों?
देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो ईपीसी वाले सेक्टर्स हैं, राइट, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी बिड करती है फॉर ऑर्डर्स, टेंडर निकलते हैं गवर्नमेंट के, फाइनली दे गेट द टेंडर्स और फिर वो सारा काम शुरू करते हैं। एक टेक्नो इलेक्ट्रिक का अगर मैं केस बताऊँ तो उनको ऐसी ऑर्डर्स मिले हुए थे, आई थिंक उन्होंने 2500 करोड़ की अच्छी गाइडेंस दी हुई है और वो कह रहे हैं कि वो अचीव करेंगे अभी भी उसको। हाउएवर बोला क्या था उन्होंने कि हुआ क्या उनके साथ H1 में कि जो उनके क्लाइंट्स थे अदानी वगैरह जिन्होंने उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया बट वो लैंड पार्सल नहीं दे पाए जहाँ पे उनको कंस्ट्रक्ट करना है कुछ भी, तो एज अ रिजल्ट जो रेवेन्यूज थे वो हिट हो गए, ठीक है। तो म्यूटेड ग्रोथ रही उनके लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतने न्यूआंसेस हैं इस पूरे बिजनेस मॉडल में जो प्रॉबेबली किसी और को मतलब आपके लिए सूट कर सकता है बट मेरे को वो सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे वो कंपनीज अच्छी लगती हैं, सिंपल कंपनीज जिनका मैं बिजनेस मॉडल थोड़ा अच्छे से समझ पाऊँ, राइट। जैसे मैंने श्रीवरी स्पाइसेस के बारे में वीडियो बनाई थी, या मैं कोई भी और एफएमसीजी कंपनी को उठा लूँ, वो जो सारी कंपनीज हैं उनका बिजनेस मॉडल मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको मसाला जो है वो आपको लेके जाना है बाहर बाजार में बेचना है, जितनी जगह ज़्यादा बेचोगे उतनी ज़्यादा आपका रेवेन्यू आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा न्यूआंसेस हैं। हाउएवर ये सेक्टर जो ईपीसी लाइक इन ऑल जो कंपनीज हैं बहुत अच्छे मतलब इन्होंने किया और मेरे पास कुछ टॉप की कंपनीज भी हैं, बट अब मैं और अपना पोर्टफोलियो जो है वो इस तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगेन इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। जो अब मेरे लिए रिस्क हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉबेबली नहीं, बट हाँ स्टार्ट करते हैं अब एनालिसिस। पीआईजीएल का मार्केट कैप 425 करोड़ है, सेल्स इन Q2 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 125% से बढ़ी, पैट इन Q2 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 180% से बढ़ा, एंड ईपीएस इन Q2 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 150% से बढ़ा। तो बहुत ही अमेजिंग नंबर्स हैं कंपनी के। EBITDA मार्जिन 10.8% वर्सेस Q2 FY24 में 11.8, पैट मार्जिन इज 7% वर्सेस 5.7%। ये अपटिक क्यों आया? आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कम हो गया था, एंड आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है बेसिकली वो कम हो गया था, बाकी सब तो सेम रहा। तो आपने बेसिकली लोन जो है अपने वो रीपे किए इन्होंने, इसके कारण ऐसा हुआ। बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी ईपीसी में है, इन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर। ईपीसी का क्या मतलब है कि एक गवर्नमेंट जैसे इनके पास है, उन्होंने बोला देखो पीआईजीएल हमें एक सब स्टेशन बना के दो, तो उसका पूरा इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर की कितने ट्रांसफार्मर लगेंगे, लाइंस कैसी दिखेंगी, कहाँ पे क्या पार्ट आएगा क्या नहीं आएगा, प्रोविजंस फॉर मतलब ब्रीचेस वगैरह, आपको सेफ्टी के लिए प्रोविजंस रखने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और वंस दिस इंजीनियरिंग इज डन देन यू हैव टू प्रोक्योर द मटेरियल्स। आपने बोल तो दिया कि हम ऐसे बनाएंगे, फिर आपको ट्रांसफार्मर, वायर्स, आपको जो फाउंडेशंस होती हैं जहाँ पे ये मतलब इनका फोकस भी रहता है, काफ़ी करते भी हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको फाइनली जब प्रोक्योर कर ले तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये ईपीसी होगा, इंजीनियर, प्रोक्योर एंड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये कंपनी जो है इनके थोड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि इनका फोकस क्या है। जैसे 35 इन्होंने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स अभी तक, यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हो कितना मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, लाइट्स वगैरह में, आपका कनेक्शंस में, फॉर डिस्प्ले बोर्ड्स एवरीवेयर, राइट। तो ये जो इन्होंने 35 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स प्लस तक का इन्होंने वो काम किया हुआ है। आई थिंक सिर्फ द ओनली कंपनी है ये जिन्होंने 35 प्लस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। इसके अलावा जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हाउस होल्ड्स है, गवर्नमेंट की स्कीम है टू वहाँ वाले एरिया को भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए, तो इन्होंने 1 लाख सच बीपीएल हाउस होल्ड्स के लिए ये किया है। इसके अलावा इन्होंने HT एंड LT लाइन्स जो हैं 2 लाख किलोमीटर 20,000 किलोमीटर तक की इन्होंने HT एंड LT लाइन्स भी बिछाई हैं। बेसिकली क्या है, जो हमने बात की कि पिछले जब डेल्टॉन केबल्स को एनालाइज कर रहे थे कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज लाइन्स जो होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं पावर फ्रॉम द पावर सोर्स ऑल द वे टू योर होम, तो उसमें जो HT लाइन्स है वो आपकी हाई वोल्टेज लाइन होगी, लो LT जो लाइन्स होगी वो लो वोल्टेज लाइन्स होगी। बेसिकली ये है, they construct and maintain indoor and outdoor substation, power distribution panels, and they provide power backup। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने बहुत बार बोला है, अगर आपको लाइट का स्विच ऑन करना है तो आपको बस लाइट को ऐसे स्विच ऑन करना है एंड हो गया, ठीक है। हाउएवर फॉर दीज मतलब जो बड़ी बड़ी जो आपकी जैसे ट्रांसफार्मर्स हो गए, सबस्टेशंस हो गए, इनके लिए आप स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते, इनके लिए पूरा कंट्रोल पैनल आपको चाहिए, तो ये वो भी बनाते हैं। 320 करोड़ के इनके प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है ऐसा इन्होंने बोला था, बट अभी कॉन कॉल में आएंगे तो ज़्यादा इस पर क्लैरिटी पे बात करेंगे। बिजनेस सेगमेंट्स इनके इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पावर सप्लाई प्रोजेक्ट्स फॉर एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ट्रांजिट सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, डैम्स। टेलीकॉम सेक्टर में भी है, दे हैव आल्सो कोलैबोरेटेड विद ऑन अ प्रोजेक्ट विद इसरो, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, इन सब के साथ भी इनका कोलैबोरेशन रहा है, ठीक है।
ऑपरेशंस इनके गुजरात, राजस्थान, झारखंड, असम, केरला में है। ऑल्दो कंपनी ने बोला है कि वो मतलब जहाँ पे उनको अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो इन्हीं स्टेट्स पे फोकस है। रिसेंटली इनको 2 ऑर्डर मिले। पहला तो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 21 करोड़ का ऑर्डर, दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अनइलेक्ट्रिफाइड एंड क्या कहते हैं एंड जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ के लिए, तो 28.4 करोड़ का ये ऑर्डर था। H125 में इनका रेवेन्यू 55.7 करोड़ था, और ये जो 2 ऑर्डर हैं आप इनको ही मिला लो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने 50 करोड़ के आसपास के तो ऑर्डर आपने इनटेक कर लिया है, राइट। रिसेंटली दे रेज 71.5 करोड़ टू प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स, बेसिकली क्योंकि इन्होंने एक्विजिशन की थी एक कंपनी की, पीटन की, उसको एक्वायर किया था इन्होंने। अब वो जो पीटन है वो पैनल्स बनाता है, कॉम्पैक्ट सबस्टेशन बनाता है, वहाँ पे इनका स्टेक पहले 15% था, अब वो 60% हो गया, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक इनके पास आ गया है। एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं इनके, और न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी इनको देखना है, इसलिए इन्होंने ये मनी रेज की। दे आर एंटरिंग इनटू सोलर ईपीसी एज वेल, तो बेसिकली सोलर प्लांट्स बनाना है इन बेस्ट विच इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। होता क्या है सोलर प्लांट्स में कि जब आपके जो सोलर प्लांट्स है वो तभी काम कर सकते हैं जब आपकी रोशनी है बाहर सूरज की, है ना। अब सूरज की रोशनी जब चले जाएगी तो सोलर प्लांट जो है वो पावर जनरेट करना बंद कर देंगे। बट अब जैसे अभी शाम हो रही है तो मैं तो यूज कर रहा हूँ पावर, राइट, हर जगह, तो मेरे को तो पावर अभी भी चाहिए। तो क्या होता है कि जो सुबह जो पावर सोलर पार्क्स प्रोड्यूस करेंगे उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, यही वो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी जाना चाहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा फोकस है एग्जीक्यूशन कैपेसिटी में। तो देखो ईपीसी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर्स की कमी नहीं है, चाहे आप वो वाटर वाले एरिया में देख लो, चाहे आप टेलीकॉम में देख लो, चाहे आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में देख लो, ऑर्डर्स की कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत तगड़ा केपेक्स हो रहा है। हाउएवर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। जो कंपनी एग्जीक्यूट कर सकती है, कर पाएगी, उसी को और ऑर्डर्स मिलेंगे, उसी का रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, वरना कंपनी तो फुल कैपेसिटी पे बैठी रहेगी और एग्जीक्यूट अगर नहीं किया तो बस उतना ही रेवेन्यू रह जाएगा उनका, राइट। हमें ग्रोथ से मतलब है यहाँ पे, तो ग्रोथ वहीं होगी जहां एग्जीक्यूशन कैपेसिटी ज्यादा होगी। एंड देयर वाज नो, इट वाज नो सरप्राइज कि कंपनी ने आगे से आके बोला कि हम एग्जीक्यूशन कैपेसिटी जो अपने वो बढ़ाएंगे। 50% इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दी है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ गाइडेंस है फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एज वेल। एलिजिबिलिटी इन्होंने बोला है कि जब आप मतलब इन्होंने अब नई कंपनी एक्वायर कर ली, अपनी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा ली, तो ये एलिजिबल है लार्जर ऑर्डर्स के लिए। अभी हमने देखा कि इनको ऑर्डर वैल्यू कितनी मिली, 20 करोड़ 30 करोड़ की, अब ये 300 से 350 करोड़ तक के भी लिए भी एलिजिबल है। तो पेमेंट जो इनका है, इन्होंने बोला था यूजुअली ईपीसी में अब क्या होता है, देखो कि आप अगर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट वाले यूजुअली Q4 में आपकी पेमेंट निकालते हैं। इन्होंने ऐसा बोला है कि एटलीस्ट जो इनके क्लाइंट्स हैं वो ऐसा नहीं कर रहे, तो आपको ईयर राउंड आपको रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा, ठीक है। एबिटा जो है मतलब ये आपको जो जो गवर्नमेंट वाली पेमेंट रिलीज वाली चीज़ है, ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। इससे उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो उसको मतलब मदद मिलेगी। एबिटा जो है ईपीसी का इन्होंने बोला 10 to 12% की रेंज में होता है, और इनका उतना ही है। हाउएवर आगे हम देखेंगे कंपनी विवियाना पार, जहां पे ऐसा केस शायद नहीं है। दिसंबर जो है सेकेंड हाफ में इनके और ऑर्डर विन्स आएंगे, एंड दे एक्सपेक्ट द मार्जिन टू इंक्रीज लाइक 13 to 14% फॉर FY26, ठीक है। ये था पीआईजीएल के बारे में। बहुत ही अच्छे नंबर्स, बहुत ही अच्छी गाइडेंस यहाँ पे। ज्योति स्ट्रक्चर्स दूसरी कंपनी है। तो देखो ज्योति स्ट्रक्चर्स में मेरे को प्रॉब्लम क्या है, आई नो इनके पास बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है, इनके रेवेन्यूज कम होंगे, ये जो भी टर्न अराउंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, राइट, ज्योति स्ट्रक्चर्स। एक मुझे जो प्रॉब्लम है, इन्होंने ना राइट्स इशू अभी नोटिस निकाला था, राइट्स इशू में 500 करोड़ का राइट इशू कर रहे हैं। इनका करंट जो आई थिंक शेयर कैपिटल इज अराउंड 175 करोड़। तो आप देखो मोर देन डबल ये आपका शेयर मतलब जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ा रहे हैं। अब इनसे प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो इनको पैसे तो मिल जाएंगे ये काम करने के अपने लिए, बट ये शेयर होल्डर्स के लिए कब पैसा बनाएंगे, राइट। इनका H1 अगर आप देखो तो वो भी इतना कुछ स्ट्रांग नहीं रहा था, राइट। कुछ ऐसे इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर्स नहीं फेंक दिए थे कि आप इसको इग्नोर कर सको चीज़ को। यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो ईपीएस का फिगर है, जो आपका ईपीएस का इंक्रीज है, जो ये पैसा फाइनली शेयर होल्डर्स के लिए जाएगा, पर जो अर्निंग्स पर स्टॉक है वो वैल्यू जो है वहां पे मतलब इंप्रूवमेंट देखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यहाँ पे, राइट। तो इसलिए मुझे ज्योति स्ट्रक्चर जो है इतना कोई वैसा स्टॉक नहीं लगा कि मेरे को उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। और देखो अब जो भी स्टॉक्स हैं लाइक 8000 प्लस या जितने भी 1000 प्लस स्टॉक्स हैं, राइट, मार्केट में, अब आप सबको एनालाइज नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपके पास एक क्विक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपने एक चीज को
पहचान लिया कि अब ईपीएस ग्रोथ होना तो मुश्किल है अनटिल अनलेस इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। तो अगर ईपीएस ग्रोथ होना इतना मुश्किल है तो वहीं पे कंपनी खत्म, क्योंकि आगे जो है बहुत ही ज़्यादा बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उन पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ज्योति स्ट्रक्चर को मैंने एनालाइज इसलिए नहीं किया। इसके अलावा जो तीसरी कंपनी है वो है बेजल प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली बजाज ग्रुप की, जो बजाज ग्रुप है आपकी वो जो बजाज ग्रुप सब जानती होगे, उसकी ये कंपनी है। इसका डीमर्जर हो गया था। इनका जो है, मैं अगर बात बताऊं तो इनको भी जो ऑर्डर बुक, ये डील कहाँ करते हैं, ये ईपीसी में डील करते हैं, पावर ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड जो पावर जो आप पोल्स बनाते हो बड़े बड़े मोनोपोल्स वगैरह, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये कहाँ पे आते हैं, सब स्टेशन में आते हैं। और पावर ट्रांसमिशन में अगेन वो जो आपको ट्रांसमिशन लाइन है 765 केवी, मतलब किलो वोल्टेज, 400 केवी वोल्टेज लाइन जो है ये वो सब बनाते हैं। इनकी जो ऑर्डर बुक है ये बहुत ही सही है। इनके ये जो आपके अपकमिंग सेक्टर्स हैं जैसे एनर्जी स्टोरेज हो गया, डेटा सेंटर हो गया, मेट्रो रेलवे हो गया, इन सब में ये जा रहे हैं। डेटा सेंटर का तो इनको पहला जीआईएस सबस्टेशन, जो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होता है, एंड ट्रांसमिशन लाइन का एक्सटेंशन करने के लिए इनको ऑर्डर भी मिला था। सितंबर 24 क्वार्टर में इन्होंने 231% की ग्रोथ की थी ऑन ईयर लेवल। H1 में इन्होंने 190% की थी, लाइक इन ऑल, तो काफी अच्छा नंबर। पैट जो है 182% का इन्होंने ग्रो किया था। ये नेगेटिव से पॉजिटिव था, लास्ट ईयर नेगेटिव था, इस साल पॉजिटिव था, तो अच्छा टर्न अराउंड। एंड 291% अगर H1 में आप क्यूमुलेटिव देखो। ईपीएस इन Q2 इन्होंने पिछले साल जो था -0.39 था, इस बार +0.31 है, तो काफी अच्छे इन्होंने ये नंबर्स भी पोस्ट किए हैं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है इस स्टॉक के साथ, तो जो स्टॉक है आप देखोगे ऑलरेडी इट हैज रन अप अ लॉट। देखो बिजनेस हमने चेक कर लिया कि बिजनेस इज परफॉर्मिंग नाइस एंड एवरीथिंग। स्टॉक जो है इसका पी अभी 155 है। इवन इफ जो H2 का वैल्यू है वो 30% मोर देन H1 है। देखो अब ये हाई ग्रोथ कंपनी है, बहुत ज्यादा इनके पास ऑर्डर्स हैं, तो ये नंबर बीट भी हो सकता है। बट अगर 30% भी ग्रोथ है तो भी आपका जो फॉरवर्ड पी है जो निकल के आता है वो 147 है, और करंट पी इज 155। तो अपसाइड पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, ज्यादा नहीं है ना। तो 147 से 155 मतलब इससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। तो मतलब हो सकता है वो कि आगे जाके मार्केट्स और रेट कर दे, बट एट द एंड तो ये एक ईपीसी कंपनी है, राइट। ईपीसी कंपनीज को आई डोंट थिंक इतना मार्केट रेट करती है। आपको एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड देखना चाहिए। तो आई थिंक अभी ज्यादातर कंपनीज 40-60 के अराउंड, पीई के अराउंड घूम रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक जो नेक्स्ट कंपनी है, मैंने आरएमसी स्विच गियर्स को भी एनालाइज किया था। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी थी। इन्होंने बोला कि हमने ना, इनकी मैंने एक पीपीटी में देखा था, ईयर 22 में इन्होंने बोला था हम 5000 करोड़ तक का रेवेन्यू करेंगे FY30 में, और ये इनका टारगेट सेट था। विच इज लाइक मतलब अब बहुत ही ज्यादा बड़ा जंप कंपेयर टू इनके 22 रेवेन्यूज या 23 या 24 या अभी के भी रेवेन्यूज, ठीक है। तो इनका रेवेन्यू अभी 20% से बढ़ा, और अगर इनको FY22 से लेके FY30 तक जो वो टारगेट जो इन्होंने सेट किया था, अगर वो अचीव करना है तो इनको 85-88% से हर साल ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके वहां पहुंचेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है पहुंचेंगे। प्लस ऊपर से इन्होंने गाइडेंस दे दी 30% की फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। इन्होंने ये बोला है गाइडेंस अच्छी है, 30% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 3-5 ईयर्स इज अ गुड नंबर ओनली, बट आई जस्ट लेटिंग यू नो। अब ये स्मार्ट मीटरिंग ईपीसी में है, अपार्ट फ्रॉम द अदर ईपीसी स्टफ दैट पीपल डू, दे आर एंटरिंग वाटर मैनेजमेंट एज वेल। तो ये सब ये करते हैं। ये कंपनी के बारे में मैंने जाना। प्लस अगेन यहाँ पे ये आ जाता है कि देखो जब आपका बिजनेस मॉडल जो है उसमें इनहेरेंट रिस्क हैं, जो मेरे लिए रिस्क हैं, अगेन अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज, अगर आपको बहुत ही एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ वाला कुछ दिख रहा है तो आप उसको समझो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इट्स बेटर यू बेल आउट, क्योंकि एक बिजनेस मॉडल का लाइक आपको कंफर्ट होना एक बिजनेस मॉडल के साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि कल को अगर फिर से जो 2-3 हफ्ते पहले वाली जो बेरिश मार्केट आई थी, अगर उसने हिट कर दिया, आपका स्टॉक जो है वो पोर्टफोलियो में 10, 15, 20, 30% नीचे चला गया, तो आपका काम वहीं पे हो जाएगा। आप बोलोगे यार मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, एंड यू विल लूज द मनी। एंड द नंबर 1 रूल इन मार्केट इज नॉट लूज मनी, ठीक है। तो ये है। अब इनके ऊपर से ईपीएस ग्रोथ भी, आई थिंक इनका रेवेन्यू ग्रोथ 20% एंड पैट एंड ईपीएस 28% से बढ़ा। तो ये था आरएमसी स्विच गियर्स के बारे में। अगेन बहुत ही ऊपर से मेरे पास एक अपनी जो चेकलिस्ट है, मैंने वो चेकलिस्ट लगाई, मैंने देखा ये फिट नहीं कर रहा है मेरे क्राइटेरिया में। मेरे पास जो कंपनीज हैं वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो मैं इन कंपनीज पे तो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे को जो फेवरेट कंपनी लगी इस सेक्टर में वो है विवियाना पार, ठीक है।
50% का बेसिकली विवियाना पार करता क्या है आपका, गुजरात में वो क्या कहते हैं, मेनली गुजरात में ही काम करते हैं विद द स्टेट अथॉरिटीज ओनली। दे आर गेटिंग गुड पेमेंट टर्म्स फ्रॉम देम, तो इसके कारण वो वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट ये है गुजरात में, ये ईपीसी का काम ही करते हैं। ईपीसी में जो इनका काम है 236 का इनका 236 करोड़ के इनके ऑर्डर अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। 450 करोड़ की इन्होंने बिडिंग की है और इसमें से 60-65 करोड़ ये एक्सपेक्ट करते हैं इनको मिलेंगे। पैट मार्जिन 9-11%। इन्होंने 50% कैगर की गाइडेंस दी है फॉर द नेक्स्ट 2 years। इस साल इन्होंने पहले बोला था FY25 में 120 करोड़ करेंगे, इसको बढ़ा के इन्होंने 160 करोड़ किया। तो काफी मतलब जब आप 120 से 160 जाओगे तो 40 करोड़ का आपने इंक्रीज किया। 40/120 1/3 मतलब 33% का इन्होंने इंक्रीज किया गाइडेंस में, जो अर्लियर इन्होंने गाइडेंस दी थी। ठीक है, तो काफी अच्छा। तो ये कह रहे हैं FY25 के ऊपर, लाइक अगर 160 करोड़ यहाँ कर रहे हैं तो आप 240 करोड़ करोगे FY26 में, और 240 के बाद आप 360 करोड़ करोगे FY27 में, ये इन्होंने बोला है। आगे की भी इन्होंने बोला है कि आप एक्सपेक्ट करो कि ग्रोथ अच्छी ही जाएगी। तो ये एक तो इनका वर्टिकल हमने डिस्कस कर दिया ईपीसी। दूसरा जो वर्टिकल है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग। तो 7000 यूनिट्स इनकी अभी बेसिकली इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट की है फैसिलिटी। 7000 यूनिट्स की इनकी कैपेसिटी है, ये इसको बढ़ा के 10,000 यूनिट्स करेंगे FY26 में। इसके बाद वो 20,000 कर देंगे उसको FY27 में। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स के लिए क्या होता है, अगर आप उनको सप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 साल के लिए मार्केट में होना पड़ेगा। आफ्टर मतलब वो 2 years तब ये ज्यादा सप्लाई कर सकेंगे। हेंस की कैपेसिटी एक्सपेंशन भी इन्होंने ऐसे ही आई थिंक आउटले किया। इसके अलावा दे आर एडिंग कॉम्पैक्ट सबस्टेशन इन देयर पोर्टफोलियो एज वेल, एंड दे आर अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, FY25 का रेवेन्यू जो है वो 160 करोड़ पे है, दैट इज द गाइडेंस, वर्सेस FY24 का जहां सिर्फ 65 इन्होंने करोड़ किया था। तो लगभग 3x के आसपास इन्होंने रेवेन्यू विद इन अ ईयर ये इंक्रीज करने को बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है, अगेन मैंने सारी अपनी कैलकुलेशन की, उससे एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है आपका 24.8 निकला। फॉरवर्ड पी आपकी 35 निकली, एंड करंट पी जो है वो 62 है। तो 35 to 62 का जो जंप है ये मार सकते हैं, एंड काफी अच्छी अगले भी 2 साल के लिए अच्छी ग्रोथ है। तो दिस मेक्स दिस कंपनी लाइक अ गुड कंपनी फॉर मी। बट हाँ, आप अपनी कैलकुलेशंस अब खुद करो, दिस इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल। आपको मैंने तभी मेथड भी नहीं बताया कि मैंने क्या कैसे किया, तो आप अपनी कैलकुलेशंस खुद करो। इन्होंने प्रेफरेंशियल किया था एट 625, जब स्टॉक प्राइस 625 पे था वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए। इनका 60%, अब देखो ये इनका क्या सीन रहता है कि जैसे ये बिल कर देता है किसी कस्टमर को, तो 60% जो है ये टाइम ऑफ सप्लाई पे ले लेते हैं, 30% इंस्टॉलेशन के बाद, एंड 10% आफ्टर वो कमीशन हो जाए प्रोजेक्ट। 58 करोड़ का इनका रिसीवेबल्स है। H1 of 25 का इनका रेवेन्यू जो है वो 48 करोड़ था। तो आप देखो रिसीवेबल्स कितने ज्यादा है। हाउएवर इन्होंने कंपनी ने एड्रेस किया, इन्होंने बोला कि आउट ऑफ देम 50%, लाइक 58 करोड़ का जो 50% है ये सितंबर एंड में ही ये मतलब इनको मिल चुका है, एंड रिमेनिंग ये एक्सपेक्ट करें नवंबर दिसंबर में मिल जाएगा। पैट के जो ओवरऑल मार्जिन हैं वो मतलब जो ओवरऑल रहेगा, इन्होंने बोला 10, 11, 12% रहेगा, मिनिमम डबल डिजिट में तो इनके लिए रहेगा ही। टोटल ऑर्डर बुक 236 करोड़ की है, 150 to 175 करोड़ इनमें से जो रिमेनिंग जो मतलब 150 to 170 करोड़ इन टोटल ये FY25 में करेंगे, एंड रिमेनिंग जो है वो ये मतलब जो आपका 60 करोड़ या 70 करोड़ के आसपास बचा वो H1 of 26 में ये कर लेंगे। ठीक है, इनॉग्रेशन इन्होंने जो है वो ट्रांसफार्मर फैसिलिटी की रिसेंटली की थी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाना चाहते हैं। अभी तक ईपीसी कंपनीज मतलब जो विवियाना पार थी एटलीस्ट, वो बाहर से ट्रांसफार्मर लेके यूज कर रहे थे, अभी वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 500 kVA, 250 kVA, 200 kVA, 1250 kVA, इनमें 125 kVA, इनमें ये कहते हैं ऐसे ये ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। नेक्स्ट 2 years के लिए आप एक्सपेक्ट करो 10 to 15 करोड़ ही यहाँ से आएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप जब सर्टिफाइड बन जाओगे 2 साल के बाद, तो आप एक रेगुलर बिडर बन जाओगे। 50 करोड़ तक का आप वहां से रेवेन्यू ले सकते हो, इन्होंने बोला। नेक्स्ट 6 months इन्होंने बोला है स्टेट यूटिलिटीज पे ही फोकस रहेगा। उसके बाद ये इवेल्युएट करेंगे कि क्या इनको यूरोप एंड यूएसए में भी एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन गुजरात। Q4 इन्होंने बोला इनके लिए बहुत हैवी होगा, 50 to 60% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू Q4 में आएगा। अप टू 350 to 400 करोड़ का रेवेन्यू ये कर सकते हैं विदाउट फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन। अभी रेवेन्यू क्या है 160 करोड़, तो ये कह रहे हैं ये हम अप्रोक्सीमेटली 3 times तक भी जा सकते हैं, 2.5 to 3 times तक जा सकते हैं हम विदाउट डूइंग एनी कैपेसिटी एक्सपेंशन। ठीक है,
सॉरी, विदाउट डूइंग एनी इक्विटी डाइल्यूशन, तो आपका ईपीएस ग्रोथ जो है इस जर्नी के लिए सॉर्टेड है। दे आर वेरी वेरी बुलिश ऑन गवर्नमेंट फर्म्स। उन्होंने बहुत बार बोला, देखो इनिशियली वो कहते हैं हम 90% जो है प्राइवेट के साथ डील करते थे, 10% गवर्नमेंट के साथ, बट अब पेमेंट टर्म्स इतनी अच्छी हो गई स्पेशली गुजरात में कि वो 10% जो है प्राइवेट के साथ करना चाहते हो, 90% गवर्नमेंट के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फंडिंग मिली है, स्पेशली गुजरात में तो मिली ही है। ट्रांसमिशन लाइन जो है, अब देखो ट्रांसमिशन लाइन का जो बिजनेस है, अगेन अब जो ईपीसी वाला जो पूरा बिजनेस मॉडल है, वहां पे मेरे को दिक्कत ही कहाँ है। जो ट्रांसमिशन लाइन वाला जो है, जब आपने ट्रांसमिशन लाइंस बनानी है, जब आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो तो बीच में बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं, राइट। आपको जब भी टावर्स खड़े करने हैं, आपको लाइंस लगानी है, तो आप अगर आप गवर्नमेंट लैंड पे ये सब कर रहे हो तो देन दैट इज ऑल राइट, राइट, क्योंकि आपने परमिशंस ली होंगी, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, तभी आप बनाओगे। बट बहुत ज्यादा केसेस में होता है कि वो प्राइवेट लैंड होता है, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज वहां पे आ जाते हैं जो आपको सेटल करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स डिले होते रहते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट आपको पैसा मिल नहीं रहा है गवर्नमेंट से, क्योंकि वो तो तभी देंगे जब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दोगे। तो इसके कारण ऑल्दो इन्होंने स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन लाइन के बिजनेस से, अब ये उन्हीं ट्रांसमिशन बिजनेसेस में काम करते हैं जहां ये इशू ना हो। इसका नाम होता है राइट ऑफ वे, जहां ये इशू ना हो इनके पास, वहां ये ले लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन का बिजनेस, अदरवाइज नहीं। दे आर ऑल्सो बिडिंग इन अदर स्टेट्स एज वेल, गुजरात से बाहर भी निकल रहे हैं। एंड बिड्स ऑफ 450 करोड़ इन्होंने की थी, जैसे हमने पहले बात की, तो 60 to 65 करोड़ यहाँ आएगा। दे आर बुलिश फॉर FY27 एंड FY28 एज वेल। तो काफी अच्छी मैनेजमेंट से कमेंट्री भी मिली है, काफी अच्छा यहाँ पे मतलब उन्होंने आउटलुक भी दिया है। एंड हाँ, तो ये था आज के एनालिसिस के बारे में। अब ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर कंप्लीटली एनालाइज हो चुका है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेक्टर है वो मैं अनाउंस करूंगा, मैं कौन सा करूंगा। अब मैं थोड़ा ट्रेडिशनल सेक्टर पे जाऊंगा, लाइक जैसे ज्वेलरी सेक्टर हो गया, या फिर एक लॉजिस्टिक सेक्टर है जो बहुत अच्छा लग रहा है। लॉजिस्टिक सेक्टर में आप देखो, टाइगर लॉजिस्टिक्स है, एसजे लॉजिस्टिक्स है, आपका क्या कहते हैं, 2-3 कंपनीज और है जिन्होंने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, और वो आगे भी उसी के लिए गाइड कर रहे हैं। तो मैं उनको एनालाइज करना चाहता हूँ, उनको एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो यूजुअल हम गोल्ड ज्वेलरी, ईएमएस स्पेस वगैरह, इन सबको भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। अगेन इसमें कंक्लूजन यही है यार, देखो कि किसी किसी को ईपीसी जो सेक्टर है, एज अ सेक्टर, एज अ बिजनेस मॉडल, उनको जम सकता है। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे लाइक सिंपल बिजनेस मॉडल जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जहाँ इतने इतनी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, राइट। अब जैसे मतलब ई पैक ड्यूरेबल है, उन्होंने अपना नया प्लांट लगाया था इस बार, जिसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाए, हेंस उनके मार्जिन जो है वो गिर गए। दैट इज अ अंडरस्टैंडेबल बिजनेस रीजन, राइट। अब यहाँ पे जो रीजन है वो इतने ज़्यादा अलग अलग होते हैं कि, और पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, नो वन नोस, राइट। तो काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है। दैट बीइंग सेड, मैंने हमेशा अपनी मतलब आई हैव केप्ट एन आई आउट फॉर कंपनीज हु आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। PIGL आपका बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। सेम फॉर विवियाना पार, दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नो इलेक्ट्रिक और KC भी है, बट अगेन मेरा ये बिजनेस मॉडल से मतलब मुझे इतना बिजनेस मॉडल नहीं जमा, तो मैं इसको फर्दर जाके एनालाइज अब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है बिजनेस मॉडल पे। लाइक खुद की अंडरस्टैंडिंग पे बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हो, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे कि मैं ये बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ पाऊंगा, अच्छे से ग्रास्प कर पाऊंगा। तो आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस बिजनेस मॉडल। अब मैं इसको और एनालाइज नहीं करूंगा, अब मैं नेक्स्ट कंपनीज पे जाऊंगा। तो दैट्स ऑल। आपको भी अगर कोई ऐसा सेक्टर है, देखो कुछ फोमो लेने की जरूरत नहीं है। देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, सो मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, हर एक सेक्टर में है। चाहे वो आप क्लोथ मैन्युफैक्चरर से आपका जो स्टोर्स बनाते हैं, जैसे आपका ट्रेंड हो गया, V2 रिटेल वगैरह हो गया, या फिर उसके नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, जैसे ज्वेलरी सेक्टर हो गया, आपका FMCG सेक्टर हो गया, आपके पेन पेंसिल बनाने वाले, लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा AC मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ही हर एक सेक्टर में बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिंपल जो बिजनेस मॉडल है, जैसे यहाँ पे इनका डेल्टॉन केबल्स का एक सिंपल बिजनेस मॉडल है, वो मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा जो EPC इन जनरल जो टर्म है, पहले मुझे अच्छी लगती थी, बट अब मैं उससे थोड़ा दूर दौड़ता हूँ, क्योंकि अगेन ये सारे न्यूआंसेस हैं इनके अंदर। तो हाँ, तो आपको भी अगर ऐसा है तो देखो, फोमो खाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये वाला स्टॉक मतलब मिस हो गया तो आपके पास कोई और स्टॉक नहीं है, बहुत स्टॉक्स हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा कर रही है। आपको फाइंड करना है कि आपको कौन सा बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है। एंड मेरे को ये बिजनेस मॉडल नहीं अच्छा लगता पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम बैकिंग आउट यहाँ से, कि मेरे को ये बिजनेस मॉडल को एनालाइज नहीं करना। और मुझे
लिटरली कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ आ रहा। आई वुड रादर मेक मनी इन अ स्टॉक जहां मतलब लेस मनी इन अ स्टॉक जहां जिसको मैं समझ सकूं, कंपेयर टू एक कंपनी जहां मैं समझ नहीं रहा हूं बस स्टॉक ऊपर दौड़ रहा है, राइट? तो मुझे उसका कुछ समझ नहीं आएगा, दैट विल रूइन माई इन्वेस्टिंग बिहेवियर एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो थैंक यू, दैट्स ऑल एंड थैंक यू।